कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चलिए शुरू करते हैं। एक बार जोश मीटर लिख दो फटाफट। भैया लैग हो रहा है, कैसे लैग हो रहा है बेटा? बेटा एमसीक्यू कल करेंगे, एमसीक्यू बेटा कल करेंगे। कल हम सारे इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। कल 7 बजे अपने सभी दोस्तों को बता देना, कल हम देखेंगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा सब। ठीक है जोश? ठीक है। अरे है जानिया, निपट गए, हो गए क्या? टाटा बाय बाय गुड बाय हो गई क्या? क्या कर रहे हो? बोलो बोलो भाई, फटाफट बोले। कैसा चल रहा है? करें शुरू, करें शुरू। अगला चैप्टर रिवाइज करें। भैया आपको अपनी शादी में बुलाऊंगा मैं। देखो देखो देखो, वो आजकल वो मीम चल रहा है ना एक इंसान का, देख 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 कैसे खुश हो रहा है, कैसे खुश हो रहा है। वैसे कैसे खुश हो रहे हो शादी के नाम पे, ये देखो इनको। चलो आ जाओ, अब बात स्टार्ट करते हैं हमारे किसकी? ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है दो टाइप का। एक होता है आपका क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम प्यार से बोलते हैं सीएनएस। एक होता है मेरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको मैं प्यार से बोलता हूं पीएनएस। ठीक है, तो एक होता है मेरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है मेरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, एक ब्रेन एक स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? ये जो सारी वेन्स हैं, ये जो हमारी सारी की सारी वेन्स हैं, इनका जो पूरा का पूरा ये जो बंडल है, इसको हम बोलते हैं क्या? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, वेन्स बोल दिया, सॉरी, जो पूरी नर्व्स हैं, ये जो हमारी पूरी की पूरी नर्व्स हैं, इनके पूरे कनेक्शन को हम बोलते हैं क्या? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है? अब देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है, सीएनएस बहुत बड़ा सिलेबस है, बट पीएनएस का सिर्फ एक पार्ट है जो कि है टाइप्स ऑफ नर्व्स। देखें, 3 टाइप की नर्व्स होती हैं आपके पीएनएस के अंदर। इन तीनों टाइप को याद कर लेना। पहला आपका होता है क्या? स्पाइनल नर्व्स। नाम से ही समझ आ रहा है, वो नर्व्स जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी वो कहलाएंगी स्पाइनल नर्व्स। दूसरा आता है क्रैनियल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स वो नर्व्स हैं जो कि आपके यहां से, अब तुम बोलोगे भैया ये तो मेरे दोस्त के पास है ही नहीं, तो क्या उसके पास क्रैनियल नर्व्स है या नहीं है? मैं कहता हूं यार देखो, ब्रेन हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये तो है। चलो, तो क्रैनियल नर्व्स तो होंगी सभी के पास। अगला क्या है? विसरल नर्व्स। विसरल नर्व्स क्या होती हैं? जो कि कनेक्ट करती हैं स्पाइनल कॉर्ड, मतलब आप ये मान लो स्पाइनल कॉर्ड से वो नर्व्स जो कि सारे ऑर्गन्स के अंदर जा रही हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? विसरल नर्व्स। तीनों के नाम याद रखने, स्पाइनल, क्रैनियल, विसरल। आई कैसे क्लियर? आई कैसे क्लियर? है ना, है ना? क्या बात, आई कैसे क्लियर? अरे वो दिगराज सर नहीं है बेटा, वो फेक आईडी है उनकी। मुझे कल पता चला, मुझे कल पता चला, मुझे दिगराज सर ने फोन करा रात को, मुझे बताया भाई कि वो मेरी आईडी नहीं है, वो तो कोई बच्चा है, फेक आईडी बना रखा है। वो तो कह रहा है कि भाई कोई बच्चा है जो कि फेक आईडी बना रखा है। ठीक है, तो वो सर की आईडी नहीं है, याद रखना। चलो अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। अगर ये इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं समझी ना, तो भैया टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाएगा। सुन लो मेरी बात। पहला है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होता है? इमेजिन करते हैं एक दुख भरी कहानी जिसमें कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें जोर से थप्पड़ मारा। भैया क्यों दर्द दिला रहे हो, बट ठीक है इमेजिन कर लेते हैं। तुम्हारे पापा ने तुम्हें मारा जोर से थप्पड़। जब थप्पड़ तुम्हें पड़ा, तो वो जो थप्पड़ है ना तुम्हारे लिए, वो क्या है? वो तुम्हारे लिए स्टिमुलाई। क्या है? ये जो थप्पड़ आया, ये क्या है तुम्हारे लिए? स्टिमुलाई। याद रखेंगे, थप्पड़ है, स्टिमुलाई, है ना? इमेजिन करते चलना बेटा, थप्पड़ पड़ रहा है, इमेजिन करते चलेंगे सब कब। ठीक है, तो आ गया मेरे पास, जोर से आया मेरे पास स्टिमुलाई। अब जैसी थप्पड़ पड़ा तो दर्द हुआ ना। वो दर्द क्यों हुआ? क्योंकि ये जो तुम्हारे गाल है ना, इनके अंदर क्या है? रिसेप्टर्स। क्या है? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या करते हैं? रिसेप्टर्स वो चीज होती हैं जो कि सिग्नल्स को रिसीव करती हैं। जैसे थप्पड़ पड़ा तो उसके सिग्नल्स को रिसीव करा। रिसेप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, वो आप देख लेना फटाफट से। पहला है आपका फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर मतलब जो आपके कान के अंदर है, जो कि आपको चीजें सुनने में मजबूर करता है। अगला क्या है? फोटो रिसेप्टर, जिससे कि आप देख पा रहे हो। अगला क्या है? अगला है हमारा ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, जिससे कि आप स्मेल ले पा रहे हो। ऑल फैक्ट्री की बात अभी हमने करी थी एक चैप्टर में, और याद करो किसमें करी थी। अगला देखते हैं। अगला है हमारा गस्टेटरी रिसेप्टर, जो कि आपकी टंग में होता है। अब देखो, अगर तुम्हारी मम्मी ने आज दाल बनाई है, तो तुम्हें दाल पसंद नहीं है, तो तुम्हें क्या बोलना है? तुम ये तो बोल नहीं सकते कि मम्मी दाल बेकार है ना? प्यार से बोलोगे क्या? कि मम्मी मेरे गस्टेटरी रिसेप्टर्स के अंदर जो स्वाद है वो अच्छा नहीं आ पा रहा है ना? तो उनको समझ भी नहीं आएगा, और तुमने बता दिया कि टेस्ट बहुत बेकार है। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो तुम। अगला देखते हैं। अगला है मेरा क्या? थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स क्या होता है? ये जो थप्पड़ पड़ा ना, जो स्किन के अंदर रिसेप्टर है ना, वो क्या है? वो है मेरे थर्मो रिसेप्टर। बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये 5 टाइप के अपने रिसेप्टर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो थप्पड़ पड़ा, उसी स्टोरी पे आते हैं, दर्दनाक स्टोरी पे। थप्पड़ पड़ गया मुझे, अब जो सिग्नल था रिसेप्टर ने सेंस करा, और रिसेप्टर ने वो सिग्नल भेजा कहां पर, ब्रेन के पास, जो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके पास, और वहां से सिग्नल वापस आया। सिग्नल वापस आया कहां पर, आपकी गर्दन के पास, गर्दन के मसल के पास। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ही थप्पड़ पड़ता है आपकी जो गर्दन है वैसे हो जाती है, होती है नहीं होती? जिसके नहीं पड़ा वो नहीं कर पाएगा, बट हाँ जिसके पड़ा है तो ऐसे हो जाती है गर्दन, है ना? कैसे होती है? क्योंकि ब्रेन से सिग्नल आता है आपके इस मसल के पास कि भाई साइड हो जाओ। तो वो जो मसल है ना, उसको हम बोल रहे हैं क्या, उसको हम बोल रहे हैं इफेक्टर। इफेक्टर क्या बोल रहे हैं बेटा, उसको हम बोल रहे हैं क्या, इफेक्टर। वो बॉडी का पार्ट जिसपे की रिस्पॉन्स आता है, सीएनएस जिस पे रिस्पॉन्स देता है, वो कहलाता है मेरा इफेक्टर। ठीक है, यहां तक क्लियर? और इफेक्टर पे रिस्पॉन्स आ गया और फिर तुमने गर्दन टेढ़ी कर ली तो बस सिस्टम खत्म। तो ये था, है ना? ये पूरा का पूरा एक प्रोसीजर है, और ये साइकिल आपको याद रहनी चाहिए। स्टिमुलाई, रिसेप्टर, सिग्नल गया कहां पर, सीएनएस पे, और सीएनएस से कहां पर आया, इफेक्टर पे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब एक सवाल उठ के आता है कि भैया ये जो सिग्नल है ना, जो कि रिसेप्टर से गया ब्रेन तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ये कैसे गया? मतलब खुद से उड़ के गया, चल के गया, कैसे गया? मैं बता देता हूं भाई। चल वल के उड़ उड़ के नहीं जाता, ये पता है कैसे जाता है? ये जाता है न्यूरॉन की मदद से। न्यूरॉन क्या होते हैं? न्यूरॉन आर स्पेशलाइज्ड सेल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है न्यूरॉन। एक सवाल आपके पेपर में न्यूरॉन का पक्का आना है। ये स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। अब न्यूरॉन का एक डायग्राम दिखाता हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम आपको दिखा देता हूं। ये डायग्राम आपके लिए आपकी क्रश से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने दिल को बाहर निकाल देना, बट इस डायग्राम को मत भूल के जाना। ध्यान से सुनो, देखो इस डायग्राम के अंदर सबसे पहले जो आप देख पा रहे हो, इसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। आपको थप्पड़ पड़ा था, रिसेप्टर ने सेंस कर लिया था। अब रिसेप्टर ने जो केमिकल सिग्नल्स थे वो भेजे, और केमिकल सिग्नल्स किसने लिए? डेंड्राइट ने। डेंड्राइट ने सिग्नल दिए बॉडी को, इसको हम बोलते हैं बॉडी, सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या करती है? ये जो केमिकल सिग्नल है ना, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर लेती है। ठीक है, अब यहां पर वो आगे गया, इस पोर्शन को हम बोलते हैं एक्सॉन, और एक्सॉन के ऊपर ये जो आप शीत देख पा रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं माइलिन। माइलिन शीत। क्या बोलते हैं बेटा? माइलिन शीत। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर सिग्नल आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, और ये लास्ट में क्या है? ये है आपकी नर्व एंडिंग्स। ये क्या होती है? आपकी नर्व एंडिंग्स, या फिर आप साइनेप्टिक नोड्स भी बोल सकते हो। नर्व एंडिंग, साइनेप्टिक नोड्स एक ही बात है। ठीक है, अब यहां पर आ गया सिग्नल, यहां तक पहुंच गया। अब क्या होता है? यहां से सिग्नल वापस से केमिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इसके आगे एक और न्यूरॉन है। इमेजिन करो, इसके आगे एक और न्यूरॉन है, इसके आगे क्या है मेरा? एक और न्यूरॉन है, और उसके भी ऐसे ऐसे डेंड्राइट्स हैं यहां पर। ठीक है, तो अब ये सिग्नल कहां जाएगा? इस न्यूरॉन के अंदर चला जाएगा, और दो न्यूरॉन के बीच का ये जो गैप है, इसको हम बोलते हैं क्या? साइनेप्स। क्या बोलते हैं? नोट कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हर साल आता है, साइनेप्स क्या होता है? कुछ नहीं होता, दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है उसको हम कहते हैं साइनेप्स। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही प्यारा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बहुत बढ़िया। अबे फिर रिकॉर्डेड, अबे पकड़ूंगा क्या ये टेक टेक पावर? अबे पिट जाओगे रे मुझसे तुम। हाँ चलो, है ना? तो ये अपना था न्यूरॉन का काम। ठीक है, ये अपना न्यूरॉन की वर्किंग, न्यूरॉन की फंक्शनिंग, आई होप आप समझ गए होगे। आगे देखते हैं। अब देखो न्यूरॉन जो है ना, न्यूरॉन की पूरी फंक्शनिंग तो मैंने आपको बताई दी है। नर्व इंपल्स क्या होता है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो सिग्नल आया, केमिकल सिग्नल, वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुआ, फिर वो वापस केमिकल में हुआ, फिर अगले न्यूरॉन में वो वापस से उसमें कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल में। तो ये जो साइकिल है ना, इस साइकिल को हम बोलते हैं क्या? नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखने, जो पूरी साइकिल है, केमिकल इलेक्ट्रिकल, फिर केमिकल फिर इलेक्ट्रिकल, ये पूरी साइकिल को हम बोलते हैं क्या? नर्व इंपल्स। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3 टाइप के न्यूरॉन होते हैं। पहला है सेंसरी, दूसरा है मोटर, और तीसरा है इंटर न्यूरॉन। एक एक करके तीनों के फंक्शन समझते हैं। ठीक है, देखो वही एग्जांपल लेते हैं। आपके पापा ने आपको थप्पड़ मारा, ठीक है। अब क्या हुआ? रिसेप्टर को पता चल गया कि भैया पापा ने मारा है थप्पड़। अब रिसेप्टर इसको लेकर जाएगा कहां तक? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। बट कैसे लेके जाएगा? न्यूरॉन्स के थ्रू लेके जाएगा। बट कौन सा न्यूरॉन? कौन सा न्यूरॉन लेके जाएगा? नाम बता देता हूं बेटा न्यूरॉन का। ये जो न्यूरॉन लेके जाएगा, इसको हम बोलते हैं क्या? सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन। अब सीएनएस से डाटा कौन लेकर आएगा? आपके इफेक्टर तक। इफेक्टर मतलब समझ गए ना आप? इफेक्टर मतलब समझ गए ना? मसल, वो जो मसल है गर्दन का, आपका जो मसल है जो टेढ़ा हो रहा है, उस तक कौन सा न्यूरॉन लेकर आएगा? उसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? मोटर, वो वाले घर वाली मोटर नहीं, दूसरी मोटर, मोटर न्यूरॉन। ठीक है, और जो सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं क्या? इंटर न्यूरॉन।
ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन। आई होप ये सिस्टम क्लियर है। बताएं एक बार फटाफट, पानी पी लेता हूं मैं। भैया 2 मिनट का ब्रेक दे दो। नहीं नहीं, बताएं बताएं भाई। वॉल्यूम बेटा, वॉल्यूम तो हाई है। ठीक है, इंटर न्यूरॉन, या फिर इसको आप बोल सकते हो क्या, रिले। रिले न्यूरॉन, बहुत जगह पर रिले न्यूरॉन भी लिखा होता है, तो याद रखेंगे। ठीक है, चले चले। अब पता है बच्चे क्या कर रहे हैं, अब बच्चे ना जानबूझ के रिकॉर्डेड पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ताकि भैया हमारा भी नाम पढ़ ले, है ना। मैं समझता हूं बेटा, मैं समझता हूं, मैं तुम्हारी साजिश से वाकिफ हूं मैं, है ना, तुम्हारी साजिश से समझता हूं मैं बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और समझ लो, इंटरमस्कुलर जंक्शन। इंटरमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? इंटरमस्कुलर जंक्शन कुछ नहीं होता, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन मैंने अभी आपको दिखाया, ये मोटर न्यूरॉन इफेक्टर से जिस पॉइंट पे जुड़ता है ना, जिस पॉइंट पे वो जुड़ता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंटर मस्कुलर न्यूरॉन जंक्शन। थोड़ी क्या बोलते हैं, इंटर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ठीक है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, क्योंकि न्यूरॉन मसल से जुड़ रहा है, तो क्या बोलेंगे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, वो वाले पॉइंट को। चलिए बहुत बढ़िया, इस पे एक बार डेफिनेशन पे सवाल आया हुआ है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, तो याद रखना इस पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, तेज स्पीड के साथ। 1 मिनट, ये क्या हो गया स्लाइड को, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं ब्रेन की तरफ। अब देखो ब्रेन को हम बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, अगर क्योंकि हम ब्रेन को पूरी डीपली पढ़ने पे आज आ गए तो पूरी क्लास यही नहीं पड़ जाएगी। आप इतना समझो, आपके 3 प्रकार के एक्शन होते हैं। एक होता है आपका इनवॉलेंट्री एक्शन, एक होता है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री एक्शन होते हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हो, मैं आगे जा रहा हूं, मैं पीछे जा रहा हूं, ये क्या है, वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री, दिल धक धक कर रहा है, मैं ब्रीथ कर रहा हूं, ये क्या है, इनवॉलेंट्री। मैं रोक नहीं सकता, मैं दिल के धक धक को रोक नहीं सकता, है ना, वो क्या है, इनवॉलेंट्री। और एक होता है क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि मैंने गर्म बोतल को छुआ तो ऑटोमेटिकली मेरा हाथ पीछे आ गया, वो क्या था, रिफ्लेक्स एक्शन। वो क्या था, रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि एक सडन एक्शन होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन को अभी हम डीपली पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं, है ना। इसके डायग्राम पे देखो बेटा, वैसे तो सवाल नहीं आते, बहुत कम चांसेस हैं डायग्राम बनाने को आ जाए, बट मैं फिर भी नहीं बोल रहा कि इसका डायग्राम नहीं आ सकता, क्योंकि हमें नहीं पता, सीबीएसई पूछ लेगा तो पूछ लेगा बेटा, भरोसा नहीं कर सकते। तो मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो पढ़ के जाता। ठीक है, अब सुन लो मेरी बात। अब देखो इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हाइंड ब्रेन। सवाल कहां से आता है, अगर पिछले 10 साल का डाटा देखें तो या तो सवाल फोर ब्रेन से आता है या तो हाइंड ब्रेन से आता है, मेजरली हाइंड ब्रेन से। जो मिड ब्रेन है उस पर तो कुछ सवाल ही नहीं आया, और ना ही हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन आपके एनसीईआरटी के अंदर कहीं पर भी एलोबरेट करा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, हाइंड ब्रेन क्या होता है। ये जो इंपॉर्टेंट आप पूरे पोर्शन को देख पा रहे हो, 1 मिनट, ये जो पोर्शन को आप देख पा रहे हो, ये वाले को, इसको हम बोलते हैं क्या, सेरिबेरम। क्या बोलते हैं बेटा, सेरिबेरम। ठीक है, सेरिबेरम, क्या बोलते हैं, सेरिबेरम। ये किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का। सेरिबेरम क्या करता है, सारे वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। जितने भी वॉलंटरी एक्शंस आप कर पा रहे हो वो सेरिबेरम कंट्रोल कर रहा है। मतलब देखो सेरिबेरम की इंपॉर्टेंस कितनी है, आप चल पा रहे हो, आप बात कर पा रहे हो, जितने भी वॉलंटरी एक्शंस हैं उनको सबको कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेरम। ठीक है, ये होता है किसका, अपने फोर ब्रेन का पार्ट। मिड ब्रेन के पार्ट आता है हाइपोथैलेमस, उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, हम बात करेंगे किसकी, हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइंड ब्रेन के हैं 3 पार्ट्स, कौन कौन से, पोन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। याद रखना, ऊपर सेरिबेरम था, यहां पर सेरिबेलम है, बेलम। अब बेलम से एक बार ट्रिक लगाता हूं, सेरिबेलम, बेलम से कुछ मैचिंग है, क्या मैचिंग है, बैलेंस, 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 है ना। तो सेरिबेलम जो आपका पार्ट है ना, उसका काम क्या होता है, बॉडी का बैलेंस बनाए रखना। आप ये जो सीधे चल पा रहे हो, एकदम स्ट्रेट हो आपका पोस्चर, ये कौन मेंटेन कर रहा है, ये मेंटेन करता है सेरिबेलम, फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, सेरिबेलम। ठीक है, इनके एक हम फंक्शन पहले एक बार देख लेते हैं। कहां गया हमारा सेरिबेलम का, हाँ ये रहा, इनका देख लो। सेरिबेलम का तो मैंने आपको बता ही दिया, क्या करता है सेरिबेलम, आपकी जितने भी आप जो सीधा चल पा रहे हो, आपका पोस्चर क्या है, वो सारी चीजें कौन मेंटेन करता है, सेरिबेलम। उसके अलावा मेड्यूला क्या करता है, मेड्यूला का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि वो जो है ना, मेड्यूला आपकी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, और इसका एक शॉर्ट नाम भी है ब्रेन स्टेम। एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया ब्रेन स्टेम क्या होती है। ठीक है, ठीक है, समझ गए क्या है ब्रेन स्टेम, क्या होता है आपका मेड्यूला, इस चीज को हमें याद रखना है। उसके अलावा कुछ इनवॉलेंटरी फंक्शंस को भी मेड्यूला ही मैनेज करता है, जैसे कि हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, सलाइवेशन, ये सारे फंक्शंस कौन मैनेज करता है, मेड्यूला। जबकि पॉन्स क्या करता है,
पॉन्स क्या करता है, पॉन्स भी इनवॉलेंटरी फंक्शंस को मैनेज करता है, जिसमें सबसे बड़ा फंक्शन है रेगुलेट रेस्पिरेशन। 90% चांसेस हैं सवाल आएगा आपका हाइंड ब्रेन से बेटा, और इन तीनों के फंक्शन आपको पता होने चाहिए एट एनी कॉस्ट, एट एनी प्राइस, ये आपको पते होने चाहिए। सेरिबेलम क्या करता है, आपका मेड्यूला क्या करता है, आपका पॉन्स क्या करता है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो आपका ब्रेन है वो ना प्रोटेक्टेड होता है। किससे प्रोटेक्टेड होता है, एक लेयर होती है क्रैनियम, एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्रैनियम। ये जो लेयर है ना ऊपर, ये होती है क्रैनियम की लेयर, इससे प्रोटेक्टेड होता है ये मेरा भाई, है ना। सिर्फ इतनी प्रोटेक्शन नहीं है, और भी प्रोटेक्शन है। पता है क्या, इसके अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं प्रोटेक्शन की, जिसको हम बोलते हैं क्या, मेनिंग्स। क्या बोलते हैं बेटा, मेनिंग्स। आपको यहां पर दिखा भी देता हूं, ये लिख रहा, इट इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंग्स, इट इज फिल्ड विद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, क्योंकि सवाल बार बार पूछा गया है कि ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। पहला क्या है, क्रैनियम, जो स्कल है उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज, 3 वॉल हैं, ठीक है, मेनिंग्स, और एक फ्लूइड भी है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ, ठीक है। तो तीनों चीजें आपकी इसके अंदर आ रही होती हैं। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं, ये सारे के सारे फंक्शंस हमने देख लिए हैं। अब बात कर रहे थे हम रिफ्लेक्स एक्शन की। आओ भाई, मोए मोए, क्या मोए मोए चल रहा है भाई क्लास में, बताओ क्या चल रहा है भाई क्लास में। आ रहा है, आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, बता तो दो कितना % समझ आ रहा है, बोलो भाई, बोलो, बोलो भाई बोलो। एक बच्चा लिख रहा है आ रहा है, बढ़िया बढ़िया, बहुत सही, आ रहा है भाई, आ रहा है, सबको आ रहा है पूरा पूरा। ये 0% एक बच्चे ने लिखा, इसको पकड़ू मैं, कौन था ये, निकल गया अब तो नाम, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, बढ़िया। आ जाए, आ जाए, आ जाए, अपन करते हैं आगे, आगे बात करते हैं। अब हमारा था क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के लिए ये वाला डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी डायग्राम पूछा जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क का ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ डिफरेंट चीज नहीं है, जो हम पढ़ चुके हैं सब वही है। जैसे कि हमने वो थप्पड़ वाला एग्जांपल लिया था, यहां पर क्या एग्जांपल है कि हमने कुछ गर्म छुआ, जैसे ही गर्म छुआ तो रिसेप्टर ने सेंस करा, रिसेप्टर ने सेंस करा तो रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन की मदद से सिग्नल को कहां ले जाएगी, सिग्नल को ले जाएगी कहां पर, आपके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। कहां पर, आपके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। याद रखना, रिफ्लेक्स एक्शन हमेशा स्पाइनल कॉर्ड से होते हैं, ठीक है। और फिर स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आएगा मोटर न्यूरॉन की मदद से कहां पर, आपके इफेक्टर पे, आपके इफेक्टर पे, और आप हाथ ऐसे पीछे कर लोगे। यहां पर सोचने वाली बात यह है कि डायरेक्टली ब्रेन का कोई काम नहीं है, बट इनडायरेक्टली ब्रेन का काम है। कैसे, जो मैसेज है ना वो ब्रेन के पास स्टोर हो जाता है। यहां पर देखो, मैसेज टू ब्रेन, आपने देखा होगा, एक एग्जांपल समझाता हूं। बचपन में ना हम जब बहुत छोटे थे तो हमने एक ना एक बार गर्म चीज को टच करा, उसके बाद हमें पता चल गया कि गर्म चीज को टच नहीं करते। कैसे, क्योंकि जब आपने गर्म चीज को टच करा, आपने हाथ तो तब हटा लिया, बट बचपन में मैसेज जो था आपके ब्रेन पे चला गया कि भैया गर्म चीजों को टच नहीं करना, दर्द होता है हाथ में। तो इस वजह से रिफ्लेक्स एक्शन में याद रखना, इनडायरेक्टली मैसेज ब्रेन में जाता है। सवाल आता है, इज ब्रेन इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन, 90% बच्चे लिख के आते हैं नो, बट करेक्ट आंसर इज यस, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, मैसेज जाता है ब्रेन के अंदर। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं, ये थी आपकी पूरी की पूरी कहानी। अब हम बढ़ रहे हैं फटाफट से ग्लैंड्स की ओर, ग्लैंड्स की बात करते हैं, ठीक है। ग्लैंड्स की बात करते हैं, हमारे सिलेबस के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हम बात करेंगे। तो ये सारे के सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, है ना। डिटेल जितनी हो पाएगी उतनी बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं पढ़ेंगे कि एक एक ग्लैंड पे बहुत टाइम लगाएंगे, बट ऊपर ऊपर से हम बिल्कुल सारी चीजें पढ़ेंगे। चलिए, तो पहला ग्लैंड जो कि आपके सिलेबस में है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। बेटा फटाफट आए, पिट्यूटरी ग्लैंड देखें। पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर होता है, ब्रेन में। कहां पर होता है, ब्रेन में। काम क्या होता है इसका, जितनी भी आपकी ग्रोथ है ना, किसी की हाइट बढ़ी है, खली की हाइट बढ़ी है, क्यों, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स थे ना वो ज्यादा सेक्रेट हो गए थे, इस वजह से खली भैया इतने हो गए, है ना। और कुछ बच्चों की हाइट इतनी है, क्यों, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा सेक्रेट नहीं कर पाया था। तो याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइट से डायरेक्टली लिंक्ड है। अगला है थायराइड ग्लैंड, कहां होता है, यहां पर होता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन। कौन सा, मेरे साथ बोलो, थायरॉक्सिन। अब देखो, थायराइड ग्लैंड का मेन काम क्या होता है, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ना, ये क्या करता है, रेगुलेट करता है बॉडी का मेटाबॉलिज्म। जितनी भी बॉडी के अंदर जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह आ रहे हैं, उन सबके डाइजेशन पे डायरेक्टली इंपैक्ट डालता है।
ये ग्लैंड, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को थायराइड की बीमारी होती है तो उनका वेट इंक्रीज हो जाता है अचानक से। क्यों? क्योंकि थायरोक्सिन जो है वो तो कम रिलीज हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है कि भाई मेटाबॉलिज्म काम नहीं कर पा रहा है, मेटाबॉलिज्म काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं कि आयोडीन जो होता है ना, जितना ज्यादा आयोडीन आपकी बॉडी में होगा उतना ज्यादा थायरोक्सिन हार्मोन आपका रिलीज होगा। आयोडीन प्रोड्यूसेस थायरोक्सिन हार्मोन, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। नोट करें इस लाइन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? इस पर सवाल आ जाता है। आपने देखा होगा ना, एडवर्टीजमेंट के अंदर कुछ लोग ऐड करते हैं कि भाई हमारे नमक, जो हमारा नमक है उसमें तो आयोडीन है। वो क्यों एडवर्टीजमेंट करते हैं? क्योंकि जो नमक होता है उसको आप खाते हो, उसके अंदर आयोडीन होता है, और आयोडीन से क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, और थायरोक्सिन की मदद से क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म सही रहता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड कुछ नहीं है, बकवास का ग्लैंड है। आपके थायराइड के अंदर ही एक ग्लैंड आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। इसका काम क्या होता है कि जो कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स है ना ब्लड के, उसको मेंटेन करना। इसका बस इतना काम है, कैल्शियम और फॉस्फेट को मेंटेन करना। आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या करता है? थाइमस ग्लैंड जो होता है आपके यहां पर प्रेजेंट होता है, और थाइमस ग्लैंड का मेन काम क्या होता है, वो है इम्यूनिटी। जितनी भी आपकी इम्यूनिटी है ना, वो ये करता है थाइमस ग्लैंड। और एक सवाल आता है कि जो थाइमस ग्लैंड है बच्चों का बड़ा होता है, बट जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है थाइमस ग्लैंड श्रिंक कर जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम छोटे होते हैं हमें इम्यूनिटी की जरूरत होती है, बट जब हम बड़े होते जाते हैं इम्यूनिटी की हमें उतनी जरूरत नहीं होती, इसलिए थाइमस ग्लैंड श्रिंक कर जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं और नीचे आते हैं बॉडी में। अब आ गया पेनक्रियास। पेनक्रियास में क्या होता है? पेनक्रियास के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक हमारा हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा हार्मोन है? वो है इंसुलिन हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल डायबिटीज की समस्या बड़ी चल रही है। तो जो डायबिटीज वाली प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी आपकी बॉडी में कम इंसुलिन रिलीज होता है तो क्या होता है, आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है, और उसी को ही हम डायबिटीज बोल रहे होते हैं। तो जब बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी होती है तब जाकर आपको डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो इंसुलिन का काम क्या है? ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, ब्लड शुगर को एकदम कंट्रोल करना। अगला ग्लैंड क्या है? एड्रेनल। एड्रेनल कहां होता है? किडनी पे। कहां पर होता है? कहां पर होता है? किडनी पे। इसका क्या काम होता है? ये तो ग्लैंड तुम सबने सुना होगा, एक हार्मोन होता है एड्रेनलिन। किस किसने सुना है? यस या नो में बताएं चैट के अंदर। सुना है? एड्रेनलिन सुना है? किस किसने सुना है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एक बच्चा लिख रहा है ऑल इन वन क्रॉस, प्रशांत भैया टिक। सुना है एड्रेनलिन? हाँ, बहुत बढ़िया। तो एड्रेनलिन क्या काम करता है कि जब तुम किसी सिचुएशन में आए, इमेजिन करो 4 कुत्ते तुम्हारे पीछे पड़ गए, तुम्हें गली में जा रहे थे, अपने क्रश के घर के सामने जा रहे थे, तुम्हें लगा था कि आज तो उससे मिल लूंगा, और 4 कुत्ते तुम्हारे पीछे पड़ गए, अब तुम भाग रहे हो। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, एड्रेनल जो हार्मोन है वो रिलीज हो जाता है, और तुम फिर बहुत तेज भागने लगते हो। तुम्हारे अंदर अचानक से तुम्हारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, तुम्हारा ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, और तुम बहुत तेज भागने लगते हो। तो इमरजेंसी की सिचुएशन में एड्रेनलिन ग्लैंड यूज होता है, और इसको हम बोलते हैं ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। याद रखना, एड्रेनलिन को हम ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी बोल रहे होते हैं। अगला क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस किसके अंदर होता है? मेल के अंदर। ये क्या करता है? ये जितने भी आपके मेल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सारे के सारे, मतलब आपको मैं हार्मोन का नाम बता देता हूं जो कि है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, टेस्टिस से जो रिलीज होता है। जितने भी मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे के सारे किसकी वजह से आते हैं? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। ठीक है, उसके अलावा क्या है? फीमेल के अंदर होता है ओवरीज। ओवरीज 2 प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। पहला है हमारा एस्ट्रोजन, और दूसरा है मेरा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं? प्रोजेस्टेरोन तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ये हार्मोन रिलीज होता है, बट एस्ट्रोजन जो होता है वो जितने भी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सारे के सारे फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं ड्यू टू इस हार्मोन एस्ट्रोजन। ठीक है, क्लियर? बताएं, बताएं, एकदम क्लियर? चलो, बहुत सही है ना। अब एक चीज याद रखना, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? ये जो आपका ग्लैंड्स है ना, इनके पास एक मैकेनिज्म है। क्या मैकेनिज्म है? अगर कभी भी, जैसे कि आप मान लो पेनक्रियास काम कर रहा है, वो इंसुलिन को रिलीज कर रहा है। इंसुलिन क्या कर रहा है? ब्लड शुगर को कम कर रहा है। अब इंसुलिन रिलीज हो रहा है, ब्लड शुगर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे ही ब्लड शुगर एक लिमिट से कम होगा ना, तो पेनक्रियास को पता चल जाएगा कि भाई जो अपना ब्लड शुगर है वो कम हो गया है, और वो इंसुलिन को रोक देगा, इंसुलिन को स्टॉप कर देगा रिलीज करना। और इस पूरे मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है कि कौन से हार्मोन कितने रिलीज होने हैं, वो पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं क्या? फीडबैक मैकेनिज्म। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट की कहानी,
प्रशांत भैया की जुबानी। आ जाओ। आओ भाई, सारे बच्चे पास होंगे एग्जाम, एग्जाम में सारे बच्चों को पास होना है। और इस लाइव के बाद एक गूगल फॉर्म है मीटअप का, उस गूगल फॉर्म को भर दो, तुम्हारी सिटीज को मुझे पता चल जाएगी तुम किस स्टेट किस सिटी के हो। उसके बाद उस हर एक सिटी में हम, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, वहां पर हम मीटअप प्लान करेंगे आप सभी के लिए। तो टेंशन मत लो, मिलेंगे हम, पक्का मिलेंगे। और जो टॉपर होंगे उनके साथ तो हम इंटरव्यूज भी लेंगे, क्या दिक्कत है यार, है ना। तो मिलेंगे हम, पक्का मिलेंगे, वो मेरी गारंटी। आ जाओ आगे करते हैं। अब है हमारा प्लांट हार्मोन की बारी। पहला प्लांट हार्मोन है क्या? प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन। ठीक है, पहला प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन। देखो कुछ प्लांट हार्मोन्स होते हैं, मेजरली ये 5-6 हार्मोन्स होते हैं। ऑक्सिन का क्या, देखो इस पे सवाल आते हैं, एमसीक्यू सवाल आते हैं, ध्यान से सुन लो। इसलिए ऑक्सिन का क्या काम होता है? पहली चीज, प्लांट हार्मोन करते क्या है? प्लांट हार्मोन ग्रोथ करेंगे प्लांट की, ठीक है। कुछ हार्मोन्स ग्रोथ को रोकेंगे, है ना, ये सभी तो काम करेंगे। अब ऑक्सिन का क्या काम होता है? ऑक्सिन क्या करता है? प्रमोट सेल एलोंगेशन इन शूट। देखो जो आपकी शूट होती हैं या फिर रूट होती हैं, उनकी जो टिप होती है ना, उस पे कौन सा हार्मोन होता है? उस पे होता है ऑक्सिन। याद रखना, टिप, टिप पे हमेशा ऑक्सिन होगा, ठीक है। टिप पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सिन होगा। इस बात को आप एक बार दिमाग के अंदर एकदम डाल लो, ठीक है। ये ऑक्सिन का मेजरली काम यही होता है। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा क्या है? गिबरेलिन। अगला है मेरा गिबरेलिन। गिबरेलिन का मेन काम क्या है? ये जो होता है ना, ये सीड को जर्मिनेट करने के काम आता है। क्या करता है ये? सीड को जर्मिनेट, जो सीड होता है ना छोटा सा, उसको उगाने के काम आता है। कौन काम आता है? गिबरेलिन। इस बात को आप याद रखेंगे। उसके अलावा फ्रूट एंड फ्लावर डेवलपमेंट वो तो बिल्कुल करता ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा साइटोकिनिन। साइटोकिनिन क्या करता है? साइटोकिनिन जो होता है सेल डिवीजन कराता है, और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे सवाल आ चुका है, डिलेस एजिंग ऑफ लीव्स। स्टार मार्क कर लो, बार बार सवाल आया। साइटोकिनिन जो है वो क्या करता है? साइटोकिनिन का मेन काम है, जो एजिंग है ना लीव की, उसको रोकता है। उसको बोलता है तेरी उम्र बढ़ा देता हूं, तेरी उम्र बढ़ा देता हूं। मेन काम किसका है? साइटोकिनिन का। बहुत बढ़िया बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आए दो गुंडे। ये 3 लोग तो अच्छे थे, ये तो ग्रोथ बढ़ा रहे थे, बट 2 गुंडे हैं, है ना। 2 नहीं, चलो एक ही गुंडा मान लो आप। एक गुंडा सबसे बड़ा, जो कि है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड बोलता है भैया मैं नहीं बढ़ाऊंगा ग्रोथ व्रोथ, मेरा काम नहीं है ग्रोथ व्रोथ बढ़ाना। इस बात को याद रखना, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है? वो रोकता है ग्रोथ को, इनहिबिट करता है, वो स्टॉप करता है ग्रोथ को, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम एब्सिसिक एसिड का क्या है? कि वो सीड को ग्रो होने से रोकता है, प्लांट की ग्रोथ को रोकता है। ये 2 पॉइंट याद रखेंगे। अब लास्ट है इथाइलिन। इथाइलिन एक गैस की फॉर्म में होता है, और इसका क्या मेन काम है? इसका बड़ा सिंपल सा, प्यारा सा, नन्ना मुन्ना सा काम है। जो फ्रूट होता है ना आपका, उस फ्रूट को राइप कराना। आपने देखा होगा आम जो हैं वो आते हैं आपके पीले पीले आम, कैसे? क्योंकि उनकी रेपनिंग हुई होती है। किसकी मदद से होती है? इथाइलिन की मदद से होती है, ठीक है। तो इसका मेन काम है यही, स्टिमुलेट्स राइपनिंग इन फ्रूट्स। एकदम क्लियर। ये क्या, हम सारे के सारे हमारे 5 हार्मोन्स के काम हम समझ चुके हैं। ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। इनके जो फंक्शंस हैं उन पे एमसीक्यू सवाल बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग आंसर नहीं आते, बट एमसीक्यू तो पक्का आ जाते हैं, ठीक है। हैप्पी एनिवर्सरी भैया, क्या चल रहा है ये? अच्छा, कुछ ऐड वैड का पंगा है, मुझे ऐसा लगता है कभी कभार ऐड आ जाते हैं। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है ना? पता नहीं यार, मेरे को भी नहीं पता। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। हम बात कर रहे हैं प्लांट्स के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। हमने प्लांट्स के हार्मोन्स पहले पढ़ लिए। अब प्लांट के 2 मूवमेंट होते हैं। पहला मूवमेंट होता है हमारा क्या? ट्रॉपिक मूवमेंट। और एक होता है मेरा क्या? नेस्टिक मूवमेंट। क्या होता है मेरा? एक नास्टिक मूवमेंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा, देखो ध्यान से। आपने वो प्लांट देखा है? मैंने बड़ा देखा था बचपन में, जो वो छुई मुई जिसको हम बोलते हैं, टच मी नॉट, देखा है आपने? वो क्या है, उसको आप छूओगे ना तो ऐसा होता है, बंद हो जाता है वो, देखा है ना। तो जब आपने छुआ तो आपने क्या करा? उसको स्टिमुलस दिया। स्टिमुलस पे क्या हुआ? वो क्लोज हो गया। तो उस मूवमेंट को हम बोलते हैं क्या? नास्टिक मूवमेंट। जहां पर कोई ग्रोथ नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? मनी प्लांट देखा है? मान लो एक डंडा लगाया, मनी प्लांट उस डंडे की मदद से ऊपर चढ़ जाता है ना। तो उसने क्या करा? उसने स्टिमुलस की मदद से वो ऊपर चढ़ गया, तो उसके अंदर ग्रोथ इन्वॉल्व थी। तो वो मूवमेंट्स जिनके अंदर ग्रोथ इन्वॉल्व होती है वो कहलाते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स, और जिनके अंदर ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती वो कहलाते हैं मेरे क्या? नास्टिक मूवमेंट्स। चलिए, है ना। अब देखते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी प्यारी चीज है। मूवमेंट्स के अंदर ना एक होता है पॉजिटिव मूवमेंट और एक होता है मेरा नेगेटिव मूवमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर इमेजिन करो, इमेजिन करो एक सनलाइट है, एक पौधा है, ठीक है, एक पौधा है। अब वो सनलाइट के हिसाब से ग्रो करता है।
सनलाइट की तरफ ग्रो करता है, सनलाइट उसका स्टिमुलस है, अगर वो स्टिमुलस की तरफ ग्रो करेगा ना तो वो करेगा पॉजिटिव मूवमेंट, वो शो करेगा। और अगर वो सनलाइट के अपोजिट में, इमेजिन करो सनलाइट इधर है और जैसे ही सनलाइट देखा तो पौधा जो है वो ऐसे टेढ़ा हो गया, तो वो क्या कर रहा है, सनलाइट के अपोजिट साइड में ग्रो कर रहा है, तो वो क्या करता है, नेगेटिव मूवमेंट शो करता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल याद रखना है। अब चलो अब देखते हैं टाइप ऑफ मूवमेंट्स, टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स। सबसे पहला होता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटो नाम से ही समझ आ रहा है लाइट का कहीं ना कहीं यूज होगा। तो देखो वो मूवमेंट्स जो कि लाइट के अकॉर्डिंग होते हैं, जिसके अंदर स्टिमुलस क्या होता है, लाइट, सनलाइट, जिसके अंदर स्टिमुलस क्या है, जिसके अंदर स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस है लाइट, वो कहलाते हैं आपके फोटोट्रॉपिज्म। अगला क्या है, जियोट्रॉपिज्म। ग्रेविटी, ग्रेविटी देखिए, ग्रेविटी, अरे भैया नीचे ग्रेविटी, वो ट्रॉपिज्म जिसमें कि आपकी ग्रेविटी स्टिमुलस है, मतलब ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, आपकी जो रूट्स हैं, आपकी रूट्स कैसे जा रही हैं, ग्रेविटी के साथ, ग्रेविटी कहां पड़ती है, नीचे पड़ती है, ग्रेविटी के साथ आपकी रूट्स नीचे जा रही हैं, तो वो क्या फॉलो कर रही हैं, वो फॉलो कर रही हैं जियोट्रॉपिज्म। कैसा जियोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि भैया उसके साथ जा रही हैं। अगर रूट्स ऐसे होती, बाहर निकल जाती, तो क्या होता, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। चलो अगला देखते हैं केमोट्रॉपिज्म। केमोट्रॉपिज्म कुछ नहीं होता, केमोट्रॉपिज्म में बेसिकली कुछ केमिकल्स की मदद से, मतलब कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो आपके स्टिमुलस होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला अगला है हमारा हाइड्रोट्रॉपिज्म। बेटा क्या है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। इसमें क्या होगा, जो आपका पानी है, जो आपका पानी है वो क्या है, पानी है वो क्या है, वो है आपका स्टिमुलस, याद रखेंगे। अगला क्या है, थिग्मोट्रॉपिज्म, बड़ा इंपॉर्टेंट, हर बार सवाल इस पे आता है। थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म कुछ नहीं होता, इसके अंदर स्टिमुलस जो है वो टच होता है। जैसे कि मैंने मनी प्लांट को क्या करा, सामने उसके डंडा लगा दिया तो वो उस डंडे की मदद से ऊपर चढ़ गया, तो वहां पर स्टिमुलस क्या था, टच। तो थिग्मोट्रॉपिज्म वो होता है जिसमें स्टिमुलस क्या होता है, टच होता है, टच टच टच। ठीक है बेटा, क्लियर, थिग्मोट्रॉपिज्म के अंदर टच होता है ना। सिमिलरली नास्टिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट में आपको समझा चुका हूं, जिसके अंदर ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है। ये डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। फटाफट इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी आए भैया। ब्रेक नहीं बेटा, नो ब्रेक। स्क्रीनशॉट ले लिया, बढ़िया। ये जो डिफरेंस है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है ट्रॉपिक और नास्टिक मूवमेंट के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ब्रेक दूंगा, ब्रेक दूंगा, सब्र रखो, खाना खाने का आपको 5-10 मिनट का कल वाले पे ब्रेक मिल जाएगा। इस चैप्टर को खत्म करा दो फिर दे दूंगा, पक्का दे दूंगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रॉपिक और आपके नेस्टिक मूवमेंट का एक डिफरेंस होता है। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखो नेस्टिक मूवमेंट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के जो आपके सिलेबस के अंदर है। पहला है थिग्मोनेस्टी और दूसरा है आपका फोटोनेस्टी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वही थिग्मोनेस्टी क्या है, जिसके अंदर जो आपका स्टिमुलस है वो क्या होगा, टच, टच जिसके अंदर स्टिमुलस है, जैसे कि टच मी नॉट। और अगला क्या है, फोटोनेस्टी, जिसके अंदर आपकी जो लाइट है वो क्या है, स्टिमुलस।